भिजवाया है और इमरान खान साहब की हालत कैसी है, ख़ास तौर पे उनकी बिनाई जिस आंख की मुतासर हुई है वहाँ मामलात कैसे हैं। एक तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से, यानी पिम्स ने रात गए एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी। हालांकि रात गए कौन जारी करता है, कोई पीआरओ भी नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता, लेकिन वो पहले से ही बनाया हुआ एक पेज उन्होंने जारी कर दिया था। तो वो जो पिम्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें इमरान खान साहब की आंख के हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। यानी उसमें नहीं बताया गया कि कितने % उनकी हालत आंख की बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसमें हुकूमत ये दावा कर रही हो या डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हों कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है या पहले से बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रही है। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो कहती हैं मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी के ख़ानदान ने बुशरा बीबी से मुलाकात की और चूँकि खान साहब को कल रात ही दूसरी इंजेक्शन लगाई गई है, इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त है कि इसका कोई असर हुआ है या नहीं। इनकी आंख अभी भी सूजी हुई है और इनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते से बदस्तूर वैसी ही है जैसी पहले थी। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाज़त के लिए दरख्वास्तें दायर करें ताकि उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जनाब मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने कहा, जो बुशरा बीबी की बहन है। उस्मा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहाँ से शक्कू शुबात मज़ीद बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है कि इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट किए गए हैं ये इमरान खान के हैं या किसी और के हैं। कौन से टेस्ट किए हैं, किसके सामने किए हैं, टेस्ट का रिज़ल्ट इमरान खान का रिज़ल्ट है या किसी और का है। जब तक इन लोगों के सामने टेस्ट नहीं होंगे जिन पर हमें एतबार है तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। ये जो छुपा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। देखें, ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जब नवाज शरीफ साहब के जाली टेस्ट करके उन्हें बताया गया कि इनके तो प्लेटलेट्स बेड़े गर्क हो गया और हर थोड़ी देर के बाद एक जाली टेस्ट आ जाता था और दबाव मज़ीद बढ़ जाता था। अदालतों के अंदर मामला जा रहे थे, मीडिया के अंदर मामला जा रहे थे, हत्ता कि कैबिनेट को बैठ के फ़ैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ के साथ करना क्या है। फिर अदालत को एक स्टाम्प पेपर देकर इमरान खान से इजाज़त लेकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत करीबी शख्स हैं फैसल वाडा, बल्कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होते हैं, तो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ का जो खून था वो नवाज शरीफ का नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि वो किसी जानवर का खून था और नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। और हत्ता कि फैसल वाडा ने कहा वो रिपोर्टें तो घर बैठ कर बनाई गई थी, उनका तो किसी लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ कोई नहीं था। तो जाली रिपोर्टें नवाज शरीफ की बनाई गई थी। तो जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बना के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को धोखा दिया, आज वही इमरान खान जेल के अंदर है तो वो अब धोखा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। जो वज़ीर आज़म को चीट कर सकते हैं, वो एक कैदी को चीट करने में उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खानम ही फैमिली के मामलात को ऑलमोस्ट लीड करती हैं और उनका बयानिया जो है या उनका जो स्टेटमेंट है वो माना जाता है मुस्तरद। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पैगाम दिया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये है जी सिंपल बात। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने बहनों के साथ जो है वो बाद में बाहर आके गुफ्तगू की और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ हुई, उनके ज़रिए से जो है वो ख़बर बाहर आई और इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। ये बात अलीमा खानम ने बताई बुशरा बीबी के ख़ानदान से पूछ कर। अब ये इमरान खान साहब की बहनें स्टेटमेंट दे रही हैं, बल्कि उन्हें चोट भी लग गई। नौरीन खानम को बड़ा अफसोसनाक, वो मैंने तस्वीर देखी, वीडियो देखी, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे भी। एक और ख़ातून थी सद्दफ़, उनको ज़्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बचत हो गई, जान बच गई और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये ख़वातीन है तो रियासत को जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बदनसीबी है जो इस वक्त किया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब की जो रिपोर्टें हैं वो उनकी फैमिली के साथ शेयर नहीं की जा रही। अभी तक इमरान खान साहब के मुआलिजीन जो हैं वो उन्हें नहीं देख पाए, अभी तक उनकी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाई। अब इसकी एक वजह तो ये है कि आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते और उनकी ये ज़िद है
कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उनका कोई स्टेटमेंट बाहर आता है तो मुझे चैलेंज करते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये लगता है, और वो मुकाबला कर नहीं सकते। DGI SPR भी बोल बोल के थक गए, लिहाजा उन्होंने सोचा कि इमरान खान की आवाज़ ही बंद कर दो, मुलाकात करवाओ ही ना। दूसरा, या तो ये जेल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि बाहर किसी को पता ना चले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने और बाकी लोगों ने दावा किया कि हम इनके ख़ानदान के किसी और शख्स को मिलवा सकते थे, लेकिन ख़ानदान के अंदर भी जो डॉक्टर हैं, एक वो बरकी साहब डॉक्टर हैं, एक इमरान खान की बहन डॉक्टर हैं, उन लोगों को मिलवाने से इनकार किया। यानी ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर इमरान खान के करीब ना जाए, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, या इमरान खान साहब का ज़ाती मुआलिज हो। सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स जिनको चुना जाएगा वही डॉक्टर्स जाएंगे और जाकर इमरान खान साहब को देखेंगे। अब वहाँ सोर्सेज से खबरें बाहर आती रहती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, आइंदा भी आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब नादरीन, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाने का ऐलान किया था सुहेल आफरीदी ने, उसके ऊपर बहुत रोला पड़ गया है। पार्टी का एक धड़ा जो है वो डट गया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए, बड़े पैमाने पर एक ताकतवर फोर्स नौजवानों की तैयार करनी चाहिए और बगैर लड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करके और एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकालना चाहिए। तो अब इसका नाम बदलने की बातचीत हो रही है, क्योंकि लफ्ज़ फोर्स जो है उस पर लोगों को एतराज़ आ गया कि जनाब ये फ़ोर्स कैसे हो सकती है, तो फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अब इस पर बहस हो रही है, कुछ लोग डट गए हैं, कुछ लोग जो है वो नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस पर जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है। जुनैद अकबर साहब का कहना है, रिहाई फोर्स के नाम पर पार्टी में इख्तलाफ राय है, हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जब आप हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, वो भी इस बात को समझते हैं। एक तरफ तो यह एहतजाज का मामला बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। यानी वो कोशिश करते हैं, कुछ वाक़यात रुक भी जाते हैं, लेकिन वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी के, और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कुछ ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान का ये कहना है कि वहाँ पे सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम सबको पता था। तो अभी एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ है भक्कर, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली बैनुस्सूबाई दाजल चेक पोस्ट है एक, वहाँ पर खुदकुश हमला हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि कैसे वो खुदकुश हमलावर जो है वो आराम से चलता हुआ आता है और पुलिस के पास पहुँच के, चेक पोस्ट के पास, वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। अच्छा, यहाँ पे 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की इत्तला मिली इब्तदाई तौर पे, और कई पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे ज़ख्मी भी हो गए, उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तो ये अफसोसनाक वाक़या, भक्कर तक दहशतगर्द हैं, कुछ और इलाकों में भी पहले दहशतगर्दी के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है। अब एक चीज़ मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ नाज़रीन, के पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात का इल्ज़ाम फितनतुल हिंदुस्तान के ऊपर लगाता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। तो मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर तो हम अटैक करते हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ तो हमने तिजारत बंद कर दी है, वो इसलिए कि ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वहाँ से आते हैं, लेकिन फितना तो हिंदुस्तान का है पाकिस्तान के बकौल। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ तो तिजारत बंद कर गया, लेकिन जहाँ से ये दहशतगर्द सपोर्ट जहाँ से मिलती है, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से वो ट्रेंड होते हैं बकौल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमती इदारों के और हुकूमत के बयानिए के मुताबिक, तो उनके साथ तजारत पाकिस्तान ने बंद नहीं की। यानी अफ़गानिस्तान के साथ हमने तजारत इस लेवल तक बंद कर दी है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो तजारत हमारी पिछले साल $560 मिलियन थी, वो अब $228 मिलियन रह गई है, यानी आधी से भी कम हो गई है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमने तजारत अब तो मुकम्मल ही बंद की हुई है, जबकि हिंदुस्तान के साथ हमारी तजारत अभी भी जारी है। और जो हिंदुस्तान के साथ हम तजारत करते हैं, इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा होता है। तो देखें हमारी कैसा हमारा मौक़िफ़ है और कैसी हमारी पॉलिसी है कि फितनतुल हिंदुस्तान तो हम कह देते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हम तजारत बंद करते हैं जहाँ पे हमारा मुनाफा होता है, और हिंदुस्तान के साथ तजारत हम जारी रखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान का मुनाफा होता है।
कमाल नहीं कर रहे। वैसे बयानुल मरसूस तो आपने इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इंडिया में पटाखा भी चलता है तो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर फितनतुल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो अटैक करते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता है अटैक करने के लिए। तो जिसने हमला किया या करवाया या जो इसके पीछे है या जो मास्टरमाइंड है उसके पीछे पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये भी एक पॉलिसी है जिसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें ना आप, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट, ये बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है। तलाल चौधरी दाखिला का वज़ीर मुमलिकत है। तलाल चौधरी का कहना है कि हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और भाई दुनिया अपने आप को खुद ही बचा लेगी, दुनिया बहुत सियाणी है। मुझे बताएं कब हुआ यहाँ पे यूएई के अंदर दहशतगर्द हमला, अबू धाबी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, मुझे बताएं ना कब वहाँ दहशतगर्दी होती है। ओमान में कब दहशतगर्दी होती है, बताएं ना भाई। दुनिया अपने आप को दहशतगर्दी से खुद ही बचा लेगी। ईरान ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। चाइना ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, खुद बचाएगा, वहाँ पे नहीं होती दहशतगर्दी। इंडिया ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। सेंट्रल एशिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, सब ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, तो सारे अपने आप को खुद बताएंगे। आप पाकिस्तान को बचाएं जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से, आपको टैक्स के पैसों से आपका पेट भरते हैं, आपको हर तरह की सहूलत लेकर देते हैं। आप पाकिस्तान को बचाएं। हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाना है। ओ भाई दुनिया अपने आप को खुद बचा लेगी। आप दुनिया के मामे लगते हैं। आप अपने आप को बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने लिए पॉलिसी बनाएं। लोगों की जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। दुनिया की जंग नहीं लड़नी हमने पाकिस्तानियों को बचाना है और पाकिस्तान की जंग लड़नी है। आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं, दुनिया अपने आप को खुद महफूज बना लेगी। कोई यहां पे सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? लड़ाई लगी हुई है, दहशतगर्दी चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ ही नहीं है, आज़ादी इज़हार राय ही नहीं है, अदालतें काम ही नहीं कर पा रही हैं, और फिर लगातार दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोग पैसा लेकर नहीं आते। हर दूसरे साल तो यहाँ पे सैलाब आ जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो जहाँ पे हर दूसरे साल सैलाब आ जाता है, इतना बड़ा डिजास्टर आता है, तो वहाँ पे कौन कारोबार करेगा? अब नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक पंगा हो गया। उन्होंने जो इमरान खान साहब पे तनकीद की वो उनको महंगी पड़ गई, बल्कि उनको उल्टी पड़ गई। ये तनकीद की वजह क्या है, मैं आपके सामने चंद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखता हूँ। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। जरदारी साहब इमरान खान साहब पे इसलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना 2024 के इलेक्शन के बाद, और जब धड़ाधड़ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जब ये 180 के करीब पहुंच गए थे, तो उस वक्त ना फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और फिर सबको रब्ता करके कहा गया कि भाई अगर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं तो आपको हम हुकूमत बना देते हैं, मिलके आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप में से किसी की भी अक्सरियत नहीं आ रही, अब हमें फॉर्म 47 जाली जारी करने पड़ेंगे। जब ये होता है तो ये हम ही भर लेते हैं। तो जो फार्मूला सामने आता है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी और एक दो और लोग बता भी चुके हैं कि फार्मूला ये था कि 2.5 साल तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखा जाएगा और 2.5 साल तक बिलावल को वज़ीर आज़म रखा जाएगा। और जरदारी साहब ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखूँ। पाकिस्तान का भला नहीं सोचना, मेरी औलाद जो है जैसी भी है बनाओ इसको वज़ीर आज़म उठा के। ये ख्वाहिशात हैं इनकी, अंदाज़ा करें आप। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कहते हैं जी मेरा बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करना शुरू हो गया कि यार इतनी ज़बरदस्त पॉलिश, कमाल किस्म की। तो शहबाज शरीफ नंबर ज़्यादा ले गए। फिर फील्ड मार्शल जो है वो इस्तिस्ना भी ले लिया उन्होंने, एक्सटेंशन भी ले ली उन्होंने, हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर ली उन्होंने। और फील्ड मार्शल ने अमेरिका को भी अपने हाथ में काफ़ी हद तक कर लिया और PMLN को सादा अक्सरियत भी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी अपने घर जाना भी चाहती है तो चली जाए, PMLN की हुकूमत तो अब नहीं गिरती। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई तो जरदारी साहब बड़े बदमज़ा हुए हैं, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल हो गए तो ये अभी 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएंगे। तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की तरफ कोई बातचीत जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब के बाहर आने के उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उन्हें यह पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो अगला इलेक्शन इमरान खान का है, फिर भी बिलावल की बारी नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वैसे ही। और एक जेलसी का फैक्टर भी है
जरदारी साहब को जेलसी ये है कि जेलें तो मैं काटता था, मैं मशहूर हुआ था पाकिस्तान में बिला वजह कि मैं बड़ा जेलें काटने वाला बड़ा सख्त आदमी हूँ। ये आदमी तो मेरे से बहुत आगे निकल गया और सारे नंबर तो इसको मिल गए बहादुरी के। तो मैं किधर खड़ा हूँ आज? यानी जरदारी साहब के लिए तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि बड़ा जेल काटने वाला, लेकिन अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जो किया उसके बाद पीटीआई ने जो पोल खोले, जो सहाफ़ियों ने पोल खोले और बताया जनाब के जरदारी साहब ये टोटल आपकी जेल की औकात थी और इमरान खान के बारे में तो आप बात ही ना करें। आप तो 1 महीना वैसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल इमरान खान ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की है और उसके लोगों ने बर्दाश्त की है। तो ये जरदारी साहब को उल्टी पड़ गई। और एक और चीज़ भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अक्सर शिकवा करती रहती है कि यार इमरान खान से और इनके बयानिए से सिर्फ हमने ही लड़ना है। भाई आप लोग भी तो स्टेटमेंट दें। कभी वो PMLN को आगे करते हैं, कभी वो फजल रहमान को आगे करते हैं, कभी वो MQM को आगे करते हैं, कभी वो ANP को आगे करते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी की भी बारी आती है ना, तो इनको भी वो आगे कर देते हैं। ये है नाजरीन मामला जरदारी साहब का गुस्से में आने के पीछे। खबरें और भी हैं लेकिन फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फ़ौज भेजे जाने के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान के ऊपर एक हमले का पूरा माहौल बन चुका है, हत्ता कि इसराइल के अंदर भी अमरीकी तैयारे पहुंच गए हैं। पूरे रीजन में हर तरफ से अमेरिका ने अपने हथियार, अपने फ़ौजी, अपने तैयारे, अपने बहरी जहाज़ वो फैला दिए और हर तरफ से उन्होंने सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। और इस मरतबा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये कि सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी किस्म की सपोर्ट ना देने का कहा, हत्ता कि ओमान भी सपोर्ट नहीं दे रहा, कतर भी इसमें गालिबन सपोर्ट नहीं देगा और कई ममालिक हैं। बरतानिया ने भी कह दिया कि अमेरिका को वो अपने अड्डे नहीं देंगे। यहाँ पे ईरान पे इस मरतबा अगर अटैक होता है तो इस बारे में